आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं क्या करूं? देखिए, अभी जो पूरी सिचुएशन है, और किसी व्यक्तिगत चीज को लेकर दुखी नहीं हूं। हमेशा मैंने आपको डांटा भी है, चिल्ला के बोला भी है, और जिन लोगों को केंद्रित किया उन तक मैसेज भी पहुंचा है। आज लेकिन मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि सीरिया में जो हो रहा है उससे फिलिस्तीन से ध्यान हट रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि इस कदर डिवीजन हो सकता है शिया सुन्नी में। आप विश्वास नहीं करेंगे जो पूरा माहौल है इस समय। मेरे देखिए 20,000 फॉलोअर्स एक्स पे हैं, और उनमें से अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हैं। चुप हैं वो लोग, लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। और मेरी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल मतलब पानी की तरह साफ है कि जो भी सीरिया में हो रहा है वो फिलिस्तीन से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। जो ये एचटीएस के लोग हैं, ये कैसे मुजाहिदीन है भाई? ये इन्होंने महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाना शुरू कर दिया है। मेरा आज amresh.co में आप लोगों से भी शिकायत है, आप लोग जाते नहीं मेरी वेबसाइट पे सारे वीडियोस पढ़ें। आप लोगों को जाना चाहिए। मैं हर डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। देखिए, कल वाले उसमें भी वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। लेकिन अभी देखिए जो पूरा माहौल है वो शिया सुन्नी इस कदर हो गया है। और मैं सच्चाई ना बयान करूं तो क्या करूं? आप कहेंगे नहीं, ऐसा ऐसा है, ऐसा हुआ है, और इससे लड़ना पड़ेगा, दोनों को लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये वही हालत है जैसे 2014-2019 में हिंदुस्तान में थी, जब हिंदुओं के अंदर डिवीजन हो गया था, और सनातनी हिंदू और संघी हिंदू, और पूरा कंफ्यूजन फैल गया था। और उसका फायदा किसने उठाया आप जानते हैं, और कैसी ताकतें सत्ता में आई। उन्होंने कितना बुरा बर्ताव हिंदुओं मुसलमान दोनों के साथ किया। और यही चीज सीरिया में होने जा रही है। सीरिया में देखिए पूरे तौर पे रशिया ईरान लगे हुए हैं, सीरिया की मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रशिया यूक्रेन में भी युद्ध लड़ रहा है, उससे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। ईरान जो है वो इसराइल को, हिजबुल्लाह को उसको मदद करनी है, उसको हमास को हथियार पहुंचाने हैं। सॉरी, ईरान को हिजबुल्लाह की मदद करनी है, हमास को हथियार पहुंचाने हैं, फिलिस्तीन पे ध्यान देना। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीरिया में हो रहा है, और उसमें देखिए सक्सेस मिल रही है। उसमें जो आतंकवादी हैं बुरी तरह से ढेर हो रहे हैं। आज भी देखिए 2000 आतंकवादी मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में नहीं मारे जाते। और ये सीरियन सिविल वॉर जो हुई थी उससे खराब स्थिति नहीं है, फिर भी मन दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि पूरा जो फोकस है वो देखिए इस तरह से शिफ्ट कराने की कोशिश हो रही है। पहले भी हुई थी, ऐसा नहीं पहले नहीं हुई थी, लेकिन पहले वो सफल नहीं हो रहे थे। इसमें वो आंशिक रूप से ही सही सफल हो गए। और इसमें मैं देख रहा हूं ना, मैंने अपने एक्स हैंडल के उसमें देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। और मेरा इसी वजह से शायद ये जो तीसरा यूट्यूब चैनल बना है, ये इधर जो है, ये जिस तरह से चढ़ना बंद हो गया है। आप लोग मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स, आप लोग प्लीज थोड़ी सी मेहनत करिए। आपसे आपसे गुजारिश है इस बात की, क्योंकि पूरे दुनिया का सवाल है इस समय। दुनिया में देखिए इंसाफ, किसी को इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा अगर फिलिस्तीनियों ने जंग नहीं जीती तो। अभी जंग वो लोग जीत रहे हैं, उसी समय ये हो गया सीरिया वाला। फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं बिना उस पर ध्यान दिए। और जो हमास है वो तो सीरिया में असद के साथ है भाई, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि भाई असद क्यों नहीं पॉलिटिकल सोल्यूशन करते। पॉलिटिकल सोल्यूशन अमेरिका ने आज कहा कि असद जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन करे। अमेरिका कह रहा है, बताइए, जिसने इन आतंकवादियों को जो सेक्स स्लेव्स बना रहे हैं। आज मैंने पूरा वीडियो डाला है अपने amresh.co में। यहां मैं नहीं डाल सकता हूं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, मैं यहां नहीं डाल सकता। आपसे देखिए गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल वाला भी वीडियो लंबा था, ये भी लंबा होगा। मैं बहुत विस्तार से इसमें आपसे बात करूंगा, लेकिन अंत तक आपको ये देखना है। और फिर वही बात है कि शुरू में आप लोग बड़े एक संख्या में इसमें आइए और एक साथ जुड़ जाइए, ताकि ये लिफ्ट हो जाए और हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है वो छलांग लगाए। अभी देखिए जो पूरी स्थिति है, अब देखिए आज इजराइल की ये हालत है, जो बुरी हालत गाजा में। इजराइल के सोल्जर्स इतना बड़ा चेक, यानी जैसे यहां नहीं होता है कि जैसे वो क्रिकेट मैच में जो मैन ऑफ द मैच जीतता है उसको इतना बड़ा चेक दिया जाता है, उस इतना बड़ा चेक पता नहीं कितने $1 मिलियन का, इजराइल के $5 मिलियन का
एक इतना बड़ा चेक लेके इजरायली फौजी गाजा में खड़े हैं और जो सिविलियंस हैं वहां से गुजर रहे हैं, नॉर्थ गाजा में भी, साउथ गाजा में भी, और उतना बड़ा चेक लिए। और वो कह रहे हैं कि जो हमारे 70 होस्टेजेस बचे हैं उनमें से किसी एक होस्टेज का पता बता दो, तुम्हें $5 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। भूखे नंगे फिलिस्तीनियों को वो कह रहा है कि $5 मिलियन का तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं उनकी तरफ। लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस हो रहा है, ये है फिलिस्तीनियों की स्पिरिट। इजराइल इतना डेस्परेट हो गया है, उसको अब कोई उम्मीद नहीं है कि, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं, हाँ, उसको कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि उसके सोल्जर्स, जो मतलब 450 दिन हो गए युद्ध के, उसके सोल्जर्स अभी तक एक भी कैप्टिव को उन्होंने कायदे से छुड़ाया हो। या तो हमास ने छोड़े हैं या तो मारे गए। और जिन जिन अभी 100 थे, उसमें से करीब 20-30 मारे गए, अभी कुछ क्लैरिटी से कहा नहीं जा सकता, और इजराइल की फायरिंग में मारे गए। 70 जो बचे हैं उनमें से वो ढूंढ नहीं पा रहा है एक को। इजराइल की हालत इतनी खराब है। ये अगर देखिए, बात यह है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय लॉबी से जुड़ा हुआ है अमेरिका की। अमेरिका ने उसके लिए लेबनान में युद्ध किया, मतलब उसको उकसाया लेबनान में युद्ध के लिए, हथियार दिए उसको, सब कुछ। फिर सीरिया में, जब लेबनान में फेल हो गया तो सीरिया में एक युद्ध करा दिया। और सीरिया में मैं आपको बताऊं कि इडलिब और जो एलेप्पो है, वहां से ये लोग हमा की तरफ बढ़े थे, बुरी तरह से मार के भगा दिए गए हैं। और मीडिया ये दिखा रहा है कि हमा में भी वो घुस रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमा में कोई घुस, हमा के बहुत एक लंबे उस तक कोई नहीं है। और खनासिर में कल जो जीती है सीरियन अरब आर्मी, वो अब एलेप्पो और इडलिब में प्रवेश कर सकती कभी भी। हाँ, कुछ हथियार ऐसे हैं, कुछ जो सीरियन अरब आर्मी के कुछ हिस्सों को लगता है खरीद लिया था, या शुरू में कुछ हथियार बड़े सोफिस्टिकेटेड उनके हाथ में पड़ गए हैं आतंकवादियों के, और हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा लड़ाई लंबी खिंचे। लेकिन जीत असाद की, ईरान की और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ही जीत है। वहां फिलिस्तीनी भी लड़ रहे हैं। और भी आपको बताते हैं, इराक का एक बहुत बड़ा सेक्शन वहां पहुंच रहा है, क्योंकि दमस्कस में जो सईदा जैनब की, जो अली साहब की बेटी थी और प्रॉफिट की ग्रैंड डॉटर थी, उनकी मज़ार है दमस्कस में। उसको ख़त्म करने, उस समय भी सीरियन सिविल वॉर में ये जो आतंकवादी हैं, ये गाजा में इजराइल के खिलाफ लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन एक मज़ार को नष्ट करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसकी वजह से शिया जो इराक के हैं, ये हैं, वो सब भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत बुरी मौत ये मारे जाएंगे। देखिए, एक बात जान लीजिए, सीरियन अरब आर्मी 80% सुन्नी है। वहां पर पॉपुलेशन ही डोमिनेंट सुन्नी है। वो इराक या ईरान नहीं है। ईरान में तो 90% शिया है, इराक में 60 के ऊपर % शिया है, और सीरिया में तो सुन्नी है। और सुन्नी भी हैं, अलावाइट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और भी कई सेक्ट्स हैं। और असाद क्यों वहां पर टिका हुआ है? क्योंकि वो सेकुलर है। अमेरिका कह रहा है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लो। अरे पॉलिटिकल सेटलमेंट तुम मतलब सीरिया को डिवाइड कर दो, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक टर्की और अमेरिका के इन्फ्लुएंस का हिस्सा रहेगा, एलेप्पो इडलिब वाला। असाद से कहेंगे तुम दमस्कस के आसपास थोड़ा सा ले लो, उधर हमेशा इजराइल पीछे से हमला कर सकता है, गोलन हाइट्स उसके कब्जे में है। और फिर तीसरा हिस्सा कर्ड्स को दे देंगे। 3 हिस्से में वो सीरिया को डिवाइड कर देंगे। ये पॉलिटिकल सेटलमेंट है। आपसे कोई कहे हिंदुस्तान को 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, पॉलिटिकल सेटलमेंट करो, आप मान जाएंगे? आप लड़ेंगे अंत तक? तो ये देखिए, ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी स्थिति है, इसमें बहुत ही खतरनाक, मैंने जैसे बताया आपको कि इजरायलीज की जो हालत हो गई है कि वो $5 मिलियन ऑफर कर रहे हैं, कोई उसको लेने को नहीं तैयार है। उसके बाद देखिए जो हमास ने आज किया, हमास ने आज आईडीएफ की एक ट्रूप कैरियर को यासीन 105 मिलीमीटर PG-7 VR डुअल वॉरहेड टैंडम से तमराज पुलिस स्टेशन सेंट्रल जबलिया में, जबलिया यानी नॉर्थ गाजा, जहां एथनिक क्लेंजिंग चल रही है, जहां 60 से 70 हजार फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं, मारे भी जा रहे हैं, भूखे भी हैं, लेकिन उनको हमास खाना पहुंचा रहा है, उनको पूरी तरीके से बचा रहा है। और यहां पर वो इजराइल पे स्ट्राइक कर रहा है, जिससे इजराइल कमजोर हो रहा है और पीछे हटेगा वो नॉर्थ गाजा से। यासीन 105 मिलीमीटर डुअल वॉरहेड टैंडम से तमराज पेट्रोल स्टेशन सेंट्रल जबलिया में उसने एक
आईडीएफ ट्रूप कैरियर को नष्ट कर दिया। उसके बाद देखिए जो ताका एरिया है ईस्टर्न गाजा में वहां पर एक आईडीएफ इन्फेंट्री सोल्जर को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने स्नाइपिंग फायर से मार दिया। उसके बाद 2 इन्फेंट्री सोल्जर्स को फिर से स्नाइपिंग ऑपरेशन में मारा, सेंट्रल जबलिया में, ये जहां पर वो ट्रूप कैरियर को मारा था। और यहां पर जो है ये अबू अल ऐश स्ट्रीट है सेंट्रल जबलिया में, वहां पर 2 इजरायली सोल्जर्स को स्नाइपिंग फायर से मारा है। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं और सीरिया और फिलिस्तीन का फ्रंट लगभग एक जैसा हो गया है, लेबनान का भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी देखिए क्या है कि जो सैयदा जैनब की जो मज़ार है दमस्कस में, उस पर बहुत इजराइल और अमेरिका उसको उड़ाने के, सोचिए इजराइल अमेरिका की उसको उड़ाने की कोशिश रही है और उसी को एचटीएस टेररिस्ट भी कह रहे हैं कि हम उड़ाएंगे। अब देखिए 27 सितंबर 2008 को एक उसी मस्जिद जो दमस्कस में उनकी जो श्राइन है, उसको वहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद में वहाँ पर एक बम फटा 27 सितंबर 2008, उसमें 17 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 14 जून 2012 को एक सुसाइड बॉम्ब अटैक वहाँ हुआ जिसमें पहले 17 लोग, इसमें 14 लोग मारे गए। उसके बाद 2012 में कई जो आर्म्ड मिलिशियाज हैं, जो इसी तरीके से जो आर्म्ड मिलिशियाज जो अभी एचटीएस टाइप, इन लोगों ने हमला किया और उसके बाद बड़ी लड़ाई, वहां जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद वो आर्म्ड मिलिशिया पीछे हटे, वो भी उनका भी पूरा पर्पस था इसी मस्जिद को और सैयदा जैनब की इसकी श्राइन को खत्म कर देना। उसके बाद 31 जनवरी 2016 को 70 लोग मारे गए जब 3 बॉम्ब ब्लास्ट उसी मस्जिद के पास 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये भी पूरी तरीके से उन्हीं आतंकवादियों का काम था। उसके बाद देखिए 21 फरवरी 2016 को 130 लोग मारे गए और 180 लोग इंजर्ड हुए जब वहां पर फिर से बॉम्बिंग हुई। उसके बाद देखिए 21 मई 2022 को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। उन्होंने सईदा जैनब के उस पर सीधे वार किया, लेकिन वो वार खाली गया। उनके बगल के कुछ एरियाज में वहां पर इजरायली बॉम्ब गिरे। याद रखिएगा 21 मई 2022 को इजराइल ने सैयदा जैनब की मॉस्क पे फायरिंग की थी और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। अब आप देख लीजिए कि एचटीएस टेररिस्ट किससे मिले हुए हैं। उसके बाद 27 जुलाई 2023 को, 21 मई 2022, 27 जुलाई 2023 को एक मोटरसाइकिल जो है वो सईदा जैनब की जो श्राइन है उसके बगल में सूदान स्ट्रीट है, उसमें एक्सप्लोजन हो गया जिसमें 6 लोग मारे गए। अब आप बताइए, ये पूरा एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड। उसके बाद देखिए जो हम सीरियन लड़ाई के आज का जो फ्रंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि सीरियन और रशियन वॉरप्लेन्स ने बड़े इंटेंस अटैक्स किए। 11 जो ड्रोन्स हैं एचटीएस के, इनके पास ड्रोन्स यूक्रेन से आए हैं और यूक्रेन इनके हैंडलर्स हैं। 11 ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए। उसके बाद देखिए कि लश्कर हैदर करार इराकी हशद अल शाबी लश्कर खुरासानी, ये एक बड़ा ग्रुप है इराक में शिया। ये करीब 30,000 से ज्यादा, इसमें शिया भी हैं सुन्नी भी हैं, 30,000 इसमें लोग जो हैं वो सीरिया पहुंच गए हैं। बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन हो रहा है और इसमें इराक के शिया हैं 60-70% और 30% सुन्नी ट्राइब्स हैं। सुन्नी देखिए, सुन्नी असाद के साथ है, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग उसको समझते नहीं है। उसके बाद देखिए जो इराक के एक बहुत फेमस मुजाहिदीन कमांडर अबू अजरैल, जिन्होंने आईसिस के दांत खट्टे कर दिए थे, उनकी पूरी फोटो आई है, वो सीरिया जा रहे हैं। कमांडर अबू अजरैल सीरिया जा रहे हैं और वहां पर वो एचटीएस मिलिटेंट्स के दांत खट्टे करने जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह की खबरें मेरे पास हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज है कि बहुत सारे जो अब्बासिक, जो कलना अब्बासिक एक जगह है, वहां से भी बड़े लेवल पे लोग वहां सीरिया पहुंच रहे हैं। फिर देखिए जो इडलिब में जो एचटीएस टेररिस्ट ने अपना ऑफिस बनाया है, उसमें अर्दोगन की फोटो लगा दी है। जी बिल्कुल, एकदम साफ कि अर्दोगन उनको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए कि जो एलेप्पो में जो ये तकफीरी हैं, ये अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं और वहां पर इन्होंने
सिविलियंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। एक चीज आपको और बताएं थोड़ा सा हटके, साउथ कोरिया में कल मार्शल लॉ लागू हो गया था। मैंने अपने वेबसाइट में ये न्यूज ब्रेक की थी। और साउथ कोरिया अचानक मार्शल लॉ लागू हो गया और उसमें जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट को हम सस्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक दिन में प्राइम मिनिस्टर ने विरोध किया, जो पार्लियामेंट है उसने पास कर दिया कि ये कर्फ्यू गलत है। अब वो फंस गया मामला कि ये आर्मी भी उसमें डिवाइड हो गई, नहीं तो पहले आर्मी प्रेसिडेंट के साथ थी। और उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है। अब आप सोचिए अमेरिका कितना डेस्परेट है कि साउथ कोरिया जो कि पूरा अमेरिका का पिट्ठू है वहां मार्शल लॉ लगवा दिया। और ये आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया हैज द लास्ट लाफ। हम लोग हमेशा नॉर्थ कोरिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया मजबूती से खड़ा है, रशिया में उसके सोल्जर्स लड़ रहे हैं और साउथ कोरिया को उसने बाध्य कर दिया मार्शल लॉ लगाने के लिए, जिसमें वहां पर जनता सड़क पे आ गई। पार्लियामेंट ने उस मार्शल लॉ को अलग कर दिया। अभी पूरा संघर्ष वहां जारी है। वहां क्या होगा आगे ये मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। फिर देखिए हमास ने जो एक 23 नवंबर को ऑपरेशन किया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे बुर्ज अवद जेनिना नेबरहुड में। उसमें एक पहले भी 22 नवंबर को किया था, जिसका वीडियो मैंने डाला अपने एक्स में भी और इसमें भी अपने वेबसाइट में भी। अभी आप ये देखिए दूसरा जो ऑपरेशन उन्होंने किया था 23 नवंबर को, उसमें भी उन्होंने बड़ा ही हिसाब से जो बुर्ज अवद जंक्शन है ईस्ट ऑफ राफा के ईस्ट में, उसमें जामिया स्ट्रीट, उन लोगों ने 2 जगह पहले एम्बुश लगाए और उसमें इजरायलीज का वेट करते रहे पूरे 48 घंटे 21 नवंबर से। और 23 नवंबर तक जब वहां पर आए तो वहां पर इजरायली सोल्जर्स को मारा। फिर एक तीसरा एम्बुश लगाया और वो तीसरा एम्बुश जो था वो एक जो रीइंफोर्समेंट आ रहे थे उनको उसने पकड़ लिया और वहां पर मारा। और इसका नाम ही उन्होंने रखा यह्या सिनवार का बदला। यह्या सिनवार का बदला पूरी तरीके से हमास ने लिया। उसके बाद देखिए एक और इसी तरीके का दूसरी जगह उसी के पास, यानी ये जो जामिया स्ट्रीट है उसी के पास, वहां पर इन्होंने जायनिस्ट एक इमारत में जो आईडीएफ सोल्जर्स थे वो छुपे हुए थे, वहां इन लोगों ने एक सफेद बिल्डिंग में वहां इन लोगों ने टारगेट करके मारा। आईडीएफ के सोल्जर्स को समझ में नहीं आया क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे जो बाकी इजरायली सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब पहले तो उनको मारेंगे फिर हमारे पास पहुंचेंगे। उनको पता ही नहीं लगा कि वो कब मार दिए गए। उनको लगा कि जो आवाजें आ रही हैं वो उधर से आ रही, मतलब इजरायली मार रहे हैं। अब आप सोचिए ये जो यहीं पर देखिए किसी हायर पावर का खेल हो जाता है। उसके बाद देखिए एक और बिल्डिंग जो थी उसमें भी इजरायली थे, वहां भी उन्होंने मारा। उसके बाद एक अल यासीन 105 शेल से एक वहां पर इंजीनियरिंग व्हीकल, यानी जो इंजीनियरिंग व्हीकल होती है आर्मी के साथ, उसको टारगेट किया। उसके बाद देखिए D9 मिलिट्री बुलडोजर, उसको 105 शेल से टारगेट किया। अब आप ये बताइए, मैं ये सब देखिए यही बातें हैं कि जब इस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहां पर लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन में, तो क्या मतलब है तुम्हारा सीरिया में जाके ये सब करने का। अब देखिए दूसरी घटना अल मसाकिन ईस्टर्न नेबुलस में वेस्ट बैंक में, यहां पर यह आज की घटना है। यहां पर जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हुआ। उसके जो वीडियोज आए हैं उसमें यूथ है, उसमें पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं है, उसमें युवा हैं। और युवा फिलिस्तीनियों ने जो वहां पर मोलोटोव कॉकटेल से पूरा आप सोचिए 200 से लेके 300 मीटर और कुछ जगह 500 मीटर 2 पैरेलल सड़कों पे पूरी आग लगाई हुई है। पूरा जल रहा है। आईडीएफ के सोल्जर्स उधर खड़े हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आग को पार करके कैसे उन तक पहुंचे। उसके बाद देखिए एक सिविल वॉर वेस्ट बैंक में शुरू हो गई है और सीधे सीधे फिलिस्तीनी जो जनता है उसने हथियार उठा लिए हैं और जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने वो भी हथियारों के साथ हमला कर रहे हैं। सेटलर्स ने शाबा, किबिया, साफा, ये जो वेस्ट रमल्ला के वेस्ट में जो जगह हैं जो फिलिस्तीनी गांव है उन पे हमला किया। और फिलिस्तीनियों ने दूरा साउथ ऑफ अल खलील यहां हमला किया और जेनिन, नाब्लिस और रमल्ला में कम से कम 11 सेटलर्स के जो गांव हैं वहां पर हमला किया। ये देखिए पूरी लड़ाई चल रही। मैं जो आपसे कह रहा था कि फिलिस्तीनी सिविलियन जिस दिन हथियार उठा लेंगे उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो सिविलियंस आज मारे गए, करीब 32 सिविलियंस जो वहां पर नॉर्दर्न गाजा में फंसे हैं वो मारे गए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इससे बड़ा दुख होता है ये जब भी सिविलियन मारे जाते हैं,
लेकिन अब क्या है कि अब सब लोग, पूरी जो सिविलियन पॉपुलेशन है फिलिस्तीन की, वो अब सब रेजिस्टेंस फाइटर्स हो गए। उनको अब कुछ नहीं दिख रहा है, उनको केवल जीत दिखाई दे रही है। ये पूरी उन्होंने जो डर कह लीजिए या खौफ कह लीजिए या मौत का डर है, वो भी उनका ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेजरीम एक्सेस पे देखिए, फिर से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। अल तूर पॉइंट पे भी मशीन गनों से हमला किया। अल तूर पॉइंट ये नाब्लस में है। उसके बाद देखिए जो 107 मिलीमीटर शॉर्ट रेंज रॉकेट से इन्होंने राफा में फिर से हमला किया और उसमें इजरायली सोल्जर्स घायल हुए, मारे गए। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्ला ने आज वहां पर लेबनान में, हिजबुल्ला ने लेबनान में कम से कम आज सोची 3 हमले किए। और ये हमले फिर वही बात, हिजबुल्ला जिस समझदारी से कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से ये नहीं होने दे रहा है कि उसने सीज फायर वायलेशन किया। इजराइल सीज फायर वायलेशन कर रहा है, लेकिन कल हिजबुल्ला ने 1 मार दिया और इजराइल ने बल्कि 15 लेबनीज सिविलियंस को मार दिया था कल। उसमें एक लेबनीज स्टेट सिक्योरिटी ऑफिशियल भी था। लेकिन हिजबुल्ला जो भी अटैक कर रहा है वो उन एरियाज पे कर रहा है जो इजरायली कब्जे में है, लेकिन टेक्निकली वो लेबनान का हिस्सा है। तो हिजबुल्ला पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और इजराइल इतना खिसियाया हुआ है कि उसने पूरा का पूरा एक अपना जोर सीरिया पे लगा दिया है। सीरिया में हो सकता है आने वाले दिनों में इजराइल एयर स्ट्राइक्स भी करे, ये भी हो सकता है। और अमेरिका भी, उसने तो एयर स्ट्राइक्स शुरू भी कर दिया, लेकिन अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एयर स्ट्राइक्स करें तो कहां करें, क्योंकि कर्ड्स उन्हीं के लोग हैं। कर्ड्स का भी एक हिस्सा लड़ रहा है जो टर्की बैक्ड एसएनए से, मैंने आपको बताया था कई ग्रुप्स हैं, एचटीएस है, एसएनए है, और भी इस तरह के छोटे मोटे ग्रुप्स हैं। और जो एचटीएस है ये तो वही जो अल नुसरा फ्रंट और अल कायदा से जो निकल के जो एक जौला या जोलिनिया जो उनका जो कमांडर है, आज ये भी खबर है कि वो पहुंच गया है वहां, वो एलेप्पो पहुंच गया है, ये भी खबर आई इस तरह की। वो अब उसके एलेप्पो पहुंचने से क्या मतलब है, एलेप्पो को बाहर से सीरियन अरब आर्मी घेरे हुए, और ये सच्चाई है, ये आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं फेक न्यूज और फेक मीडिया के उसमें आप मत जाइए। दूसरी बात देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो रहा है, कम से कम 13 यूनिवर्सिटीज जो इस समय अमेरिका की हैं वहां पर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, और उसमें जो छात्र फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग करते हुए लड़ रहे हैं और पुलिस से भी लड़ रहे हैं वो अंडरग्राउंड एक्शंस भी कर रहे हैं। बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्शंस यहाँ पर दुनिया भर में हो रहे हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे देखिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ें तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मैं इस तरह के बहुत सारी जानकारी, पूरी दुनिया में एक अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो गया है फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए। कई जगह लोग एक अपनी रेजिस्टेंस फोर्स बना रहे हैं। भारत में भी मुझे अपनी रेजिस्टेंस फोर्स मंगल पांडे सेना बनानी है, और वो रेजिस्टेंस फोर्स बन जाए। 8 अप्रैल 2025 को मंगल पांडे का शहादत दिवस है, और उसको उस दिन हम लोग लखनऊ में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस चीज को डिक्लेयर करेंगे कि मंगल पांडे सेना हमने बना दी है, और उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम हम उसको खोलेंगे। अभी देखिए कल भी कई लोगों ने सवाल किया था कि वो बंगाल में है कि नहीं, असम में है कि नहीं, बिहार में है कि नहीं। अभी देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि उसको हम अभी जो लखनऊ के आसपास अवध के जिले हैं, जो पूरा उन्नाव, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी और हरदोई, सीतापुर, ये जो सब पूरा रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, अंबेडकर नगर, ये पूरा जो बेल्ट है, इसमें हम पहले मजबूत अपने को कर लें। क्योंकि देखिए कोई फायदा नहीं फैलने से। फिर हम धीरे धीरे क्या जल्दी लीप लगाएंगे, ईस्ट यूपी तक जाएंगे, वेस्ट यूपी जाएंगे, और उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद असम और बंगाल, सीधी बात है। और उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वहां के बढ़ेंगे। तो ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे इतना बड़ा देश है कैसे आप सब कवर करेंगे। सब कवर हो जाएगा अगर आप लोग साथ दीजिए, सब कवर हो जाएगा। कुछ आर्थिक उसका सवाल है, उसके लिए काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। मंगल पांडे में देखिए एक आजकल समुदाय का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह देखिए समुदाय ही लड़ रहा है। फिलिस्तीन में देखिए, लेबनान में देखिए, तो ब्राह्मणों का जो सपोर्ट है वो भी हमको मिल रहा है। और हम देखिए एक बड़े लेवल पे एक ऐसी फोर्स खड़ी कर रहे हैं, ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी, सब उसमें, ठाकुर भी, सब लोग जो भी इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है वो उसमें आएंगे, और जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है। इंसाफ की लड़ाई हिंदुस्तान में, और साम्राज्यवाद यानी अमेरिका, इजराइल के खिलाफ जो लड़ने को तैयार है वो उसमें
होगा। हम किसी शिया सुन्नी डिफरेंस को या किसी और सीरिया वगैरह किसी मुद्दे को हम बीच में नहीं आने देंगे, या हिंदू मुस्लिम किसी मुद्दे को बीच में नहीं आने देंगे, बिल्कुल फोकस्ड होगा। तो ये देखिए पूरा आज की समरी थी। मैं फिर से आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा शायद, और आने वाले दिनों में देखिए कल मैं वीडियो की संख्या बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुझे अभी तक ईमेल नहीं आए हैं, जबकि मैंने ईमेल डाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। जो ये मुझे कुछ जो हेल्प चाहिए, चाहे थंबनेल बनाने में, कुछ वीडियो एडिटिंग में, अपने वेबसाइट के लिए भी कुछ जो लोग लिख सकते हैं, तो उस तरह के हमको लोग चाहिए। और उसमें आप ज़रूर मुझे, आज फिर से मैं ईमेल आईडी डालूंगा, सारी चीज़ें, टेलीग्राम हैंडल सब कुछ, और आप लोग प्लीज़ उस पर थोड़ा सा तरजीह दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।